अमेरिका उस टाइम एक छोटा सा कंट्री था। उनके फ्यूचर का सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। उसका सिस्टम सिंपल और हॉरिफाइंग था। अगर कोई नेटिव वुमेन या चाइल्ड का खोपड़ी लाता, थोड़ा कम पैसा मिलता। अगर कोई मेल नेटिव अमेरिकन का खोपड़ी लाता तो ज़्यादा पैसा मिलता। एलिगेन स्टाइल बोला गया जब वो नेटिव अमेरिकन को बेरहमी से मार रहे थे। थॉमस जेफरसन ने जो खरीदा वो जमीन नहीं था, वो एक इंपीरियल लाइसेंस था। किल द इंडियन एंड सेव द मैन, मतलब बॉडी रहने दो पर आइडेंटिटी खत्म कर दो। वो अपने साथ सबसे खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन लाए थे। यूएस प्रेसिडेंट फेक चीफ फॉर ए डे अपॉइंट करता था, मतलब एक फेक लीडर को अपॉइंट करता था जो ट्राइब को रिप्रेजेंट ही नहीं करते थे, और उनसे ट्रीटी साइन करवा लेते थे। अमेरिका को हम आज लैंड ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये देश डिस्कवरी से नहीं जेनोसाइड से बना था। ये कहानी हीरोज की नहीं है, ये कहानी उन लोगों की है जिनका नाम हिस्ट्री के फुटनोट्स में डाल दिया गया ताकि उनका खून मेन पेजेस पर ना दिखे। लुइजियाना परचेज को टेक्स्ट बुक एक रियल एस्टेट डील बताते हैं। $15 मिलियन, लैंड डबल, स्मार्ट मूव। पर ये कोई नहीं बताता उस लैंड पर पहले से कौन जी रहे थे और उनसे कब, कैसे, किस वक्त से वो जमीन छीनी गई। ये कहानी प्रेसिडेंट की है जो पब्लिक में पीस बोलते थे और प्राइवेट लेटर में मैसेकर को एलिगेन कहते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये कहानी सिर्फ किसी पास्ट की नहीं है, क्योंकि जो लोग हिस्ट्री का सच नहीं देखते वो उस पर बनाए गए सिस्टम को भी क्वेश्चन नहीं करते। अमेरिका एक दिन में नहीं बना, उससे पहले नेटिव अमेरिकन को ख़त्म करना पड़ा। ये जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ है स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ जैसे जगहों में नहीं बताया जाता। उनकी हिस्ट्री वाइट वॉश कर दिया गया है। 1400s के समय पे यूरोप को स्पाइसेस, सिल्क, गोल्ड चाहिए था जो आता था इंडिया, चाइना से। लेकिन सामने प्रॉब्लम्स थे। सिल्क रोड, अब समझ लो जो जमीन का रास्ता था वो डेंजरस था। ओटोमन एम्पायर हेवी टैक्स लेते थे। सी रूट अफ्रीका के अराउंड पोर्टुगल का कंट्रोल में था। कोलंबस को पता तो था दुनिया जो है वो गोल है, लेकिन उसे दुनिया कितना बड़ा है उसका आइडिया नहीं था। उसे लगा इंडिया बहुत पास है। उसे लगा वेस्ट से जाएंगे तो घूम के ईस्ट में पहुंचेंगे जहां इंडिया है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। 3 अगस्त 1492 को कोलंबस एक्सप्लोरेशन के लिए निकलते हैं और 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस जमीन पर कदम रखते हैं और वहां के नेटिव अमेरिकन्स को इंडियन बोल देते हैं। फिर यूरोप को पता चलता है कि ये इंडिया नहीं, ये एक दूसरा कॉन्टिनेंट है, कैरिबियन आइलैंड, आज के बहामास। वाइकिंग्स पहले आ चुके थे, लेकिन कोलंबस अमेरिका पहले कभी नहीं आए थे। ये कॉन्टिनेंट यूरोपियंस के लिए एक न्यू वर्ल्ड था। कोलंबस के बाद धीरे धीरे यूरोपियन इमिग्रेंट्स जैसे स्पेन, फ्रांस, डच इस न्यू वर्ल्ड में आने लगे और कॉलोनाइज करने लगे। जब 1600s में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका आए, वो यहाँ नए जीवन बनाने नहीं आए थे, वो यहाँ जमीन और पैसे बनाने आए थे। इंग्लैंड के लिए अमेरिका एक बिजनेस प्रोजेक्ट था, इसलिए उन्होंने 13 कॉलोनीज बनाए। वर्जीनिया, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क जो पहले डच का एम्स्टर्डम था, कैरोलिना एक्सेट्रा। इन कॉलोनीज में जो लोग आए वो यूरोप के गरीब, प्रिजनर, डेप्टर, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से भागे हुए लोग थे। साथ ही अफ्रीकन लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया था। सभी ने उस न्यू वर्ल्ड में कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया जहां पहले से ही मिलियंस ऑफ नेटिव अमेरिकन रहते थे। इसको अच्छे से समझने के लिए नेटिव अमेरिकन के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। नेटिव अमेरिकन्स, जिन्हें इंडियंस या रेड इंडियंस के नाम से भी जाना जाता है, ये कोई एक सिंगल ग्रुप नहीं थे। वो हंड्रेड्स ऑफ अलग अलग नेशन, कल्चर और सिविलाइजेशन थे। बिल्कुल जैसे भारत में गुजराती, सिख, बंगाली या फिर जैसे नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग ट्राइब्स हैं, ठीक वैसे ही नेटिव अमेरिकन्स के भी अलग अलग ट्राइब्स थे। जैसे लकोटा, कोमंचे, अरापाहो, ब्लैकफुट, चिरोकी, चोक्ताओ, क्रीक, सेमिनोल, ऐसे ढेर सारे ट्राइब्स थे। इनके खुद के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थे, गवर्नमेंट एंड काउंसिल्स थे, इनके खुद के स्कूल तक थे। हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि कोलंबस के बाद जितने भी यूरोपियंस आए वो अपने साथ सबसे खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन लाए थे, जैसे स्मॉल पॉक्स, फ्लू। नेटिव अमेरिकन्स का इम्यून सिस्टम इन डिजीज के लिए रेडी ही नहीं था। उन्होंने अपने जिंदगी में कभी ये डिजीज देखी ही नहीं थी, जिसके चलते 50 to 100 मिलियन नेटिव में से आधे से ज्यादा लोग बिना लड़े ही मर गए और कुछ कुछ जगहों पे 90% पॉपुलेशन खत्म हो गए। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। यूरोपियंस अपने इन्फेक्टेड फूड, कपड़े, ब्लैंकेट्स ये सब उन नेटिव अमेरिकन्स में बांट देते थे। ये तो बस शुरुआत था। बाकी जितने भी नेटिव्स बचे उनके साथ जो हुआ वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा जेनोसाइड था। कैसे, इसको जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है।
1700s तक 13 ब्रिटिश कॉलोनीज का एक अपना आइडेंटिटी बन चुका था, पर टेक्निकली वो अभी भी इंग्लैंड के कंट्रोल में थे। 1775 to 1783 तक अमेरिका ने ब्रिटिश एम्पायर से वार लड़ी और जीत के बाद 1776 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जन्म हुआ। लुइजियाना परचेस, इसको समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है, अमेरिका उस टाइम एक छोटा सा कंट्री था। उनके फ्यूचर का सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। 1800 के आसपास यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ अटलांटिक कोस्ट तक सीमित था। वेस्ट की तरफ जो ह्यूज लैंड था, मिसिसिपी रिवर से लेकर रॉकी माउंटेन्स तक, वो लुइजियाना टेरिटोरी के नाम से जाना जाता था और वो फ्रांस का टेरिटोरी था। 1803 में अमेरिका के प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन अपने डिप्लोमेट्स को पेरिस भेजे, जेम्स मोनरो और रॉबर्ट लिविंगस्टन, और फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंकोइस बर्बी मर्बोइस लुइजियाना परचेस के डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। डील 15 मिलियन में फिक्स होती है। डेट थी 29 अप्रैल 1803। ट्रीटी ऑफिशियली 2 मई को साइन हुई, लेकिन पेपर वर्क को 30 अप्रैल का दिखाया गया। इस डील के थ्रू अमेरिका ने मिसिसिपी रिवर के वेस्ट की 8,28,000 स्क्वायर माइल्स जमीन खरीद ली, सिर्फ 4 सेंट पर एकड़ में। इंडियन रुपीस में लगभग 0.30 से 0.40 रुपीस होंगे। पर यह सिर्फ लैंड डील नहीं था, यह डील नेटिव अमेरिकन के लिए एक डेथ सेंटेंस था। लेकिन प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक वर्जन में है, इसे बस एक रियल एस्टेट डील बनाकर दिखा दिया। 1803 तक यूरोपियंस ने इस पूरे एरिया का सिर्फ एक छोटा हिस्सा कॉलोनाइज किया था। एक स्ट्रोक में अमेरिका का साइज लिटरली डबल हो गया। फ्रांस ने अमेरिका को जमीन नहीं बेची, फ्रांस ने राइट टू रूल बेचा। जहां फ्रांस का कंट्रोल था, वहां अमेरिकन को टैक्स और गवर्नेंस का राइट मिला, और बाकी जगह वहां अमेरिका को नेटिव अमेरिकन टेरिटोरी में घुसने का एक एक्सक्लूसिव परमिशन मिला, बिना किसी और यूरोपियन इंटरफेरेंस के। अमेरिका ने फ्रांस को $15 मिलियन दिए सिर्फ इस राइट के लिए, जो अमेरिका को सुपर पावरफुल बना गया। थॉमस जेफरसन ने जो खरीदा वो जमीन नहीं था, वो एक इंपीरियल लाइसेंस था। ये जमीन ऑलरेडी नेटिव अमेरिकन के थे। नेटिव अमेरिकन यहाँ रहते थे, रूल करते थे। 1789 में प्रेसिडेंट बनने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन ने साउदर्न इंडियन ट्राइब्स चिरोकी, क्रीक, चोक्ताव, चिक्सो के कमिश्नर्स को एक मैसेज भेजा। मैसेज में यह था कि अमेरिका उनसे जमीन जबरदस्ती नहीं लेंगे, उन्हें शांति से रहने को मिलेंगे। वो ट्रीटीज के जरिए काम करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज और राइट का रेस्पेक्ट होगा। जॉर्ज वॉशिंगटन ने यह भी कहा अमेरिका उन्हें सिविलाइज करना चाहता है और गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्शन एंड फेयरनेस देगी। लैंड सिर्फ म्यूचुअल एग्रीमेंट से लिए जाएंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन के शब्द शांति के थे, लेकिन फ्यूचर एक्शन बेशर्मी के निकले। यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा के एक्सपर्ट जॉन ट्रूडेन के मुताबिक शुरू के ट्रीटी एरा में अमेरिका ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए अर्ली ट्रीटीज ज्यादातर इक्वल लगते थे। अर्ली ट्रीटीज के एग्जांपल जैसे 1778 ट्रीटी विद द डिलावेयर्स, लीनेप नेशन और यूएस आर्मी के बीच अलायंस, ब्रिटिश के अगेंस्ट म्यूचुअल सपोर्ट और पीस। 1819 ट्रीटी ऑफ सेगिनाओ, ओजीवी, ओरावा और पोटावाटोमी ट्राइब्स ने लैंड सेल की, बदले में कैश, हंटिंग, फिशिंग राइट्स, रोड्स बनाने का परमिशन मिला। नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स इंडिया को थोड़ा लैंड, थोड़ा पैसा, एन्युइटीज या सर्विसेज देते थे, जैसे ब्लैक स्मिथ, डॉक्टर, टीचर, लेकिन बदले में शांति और जमीन दोनों ले लिए जाते थे। कुछ ट्राइब्स ने कभी ट्रीटी साइन की ही नहीं, जैसे कोमनचे ट्राइब का कुहाड़ी ग्रुप। वो एंग्लो सेटलर्स से दूर रहे, कोई ट्रेड नहीं, कोई पीस ट्रीटी नहीं। इसी वजह से यूएस आर्मी को सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उन्हीं से मिला। गवर्नमेंट ने कई बार ट्रीटीज और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस दोनों वायलेट किए, सिर्फ वेस्ट के तरफ एक्सपेंशन के लिए। जॉन ट्रूडेन के अकॉर्डिंग ट्रीटीज ऑलमोस्ट हमेशा प्रेशर और थ्रेट के अंदर साइन करवाई जाती थी। ये सब कुछ ही ट्रीटीज हैं, कंप्लीट ट्रीटीज को शेयर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 300 से भी ज्यादा ट्रीटीज साइन हुए थे। अभी तक जितने भी ट्रीटीज हुए नेटिव अमेरिकन के साथ इक्वली तो नहीं, फिर भी पीसफुली हुए। लेकिन इसके बाद से जितने भी ट्रीटीज हुए, सब ट्रीटीज के नाम पे एक लंबी चलने वाली वार थी। इस वार में नेटिव अमेरिकन अपनी पूरी एग्जिस्टेंस ही खो दी, अमेरिका की हिस्ट्री और इस दुनिया से। विलियम सिडली, मैसाचुसेट्स कॉलोनी का गवर्नर, उन लोगों में से था जिन्होंने नेटिव अमेरिकन के खिलाफ स्कैल्प बाउंटी सिस्टम को ओपनली लीगल बना दिया। उसका सिस्टम सिंपल और हॉरिफाइंग था। अगर कोई नेटिव वुमेन या चाइल्ड का खोपड़ी लाता, थोड़ा कम पैसा मिलता। अगर कोई मेल नेटिव अमेरिकन का खोपड़ी लाता तो ज्यादा पैसा मिलता। प्रूफ के लिए खोपड़ी, कान या सर मांगे जाते थे। मतलब बच्चा, बूढ़ा, औरत सब टारगेट थे।
फ्लोरिडा में पहले से ही सेमिनल ट्राइब रहते थे। उनके और अमेरिकन सेटलर्स के बीच पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट था। ये लोग अपनी खेती करते थे, हंटिंग करते थे और सबसे इम्पोर्टेंट, वो लोग भागे हुए अफ्रीकन स्लेव्स को भी शेल्टर देते थे। ये बात अमेरिकन स्लेव ओनर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको फ्लोरिडा की फर्टाइल जमीन भी चाहिए थी और अपने स्लेव्स भी वापस चाहिए थे। इसलिए एंड्रयू जैक्सन, जो उस वक्त अमेरिका के मेजर जनरल थे, 1817 से 1818 में फ्लोरिडा में मिलिट्री अटैक करवा दिया, जिसे फर्स्ट सेमिनल वॉर कहते हैं। यूएस आर्मी ने सेमिनल विलेज जला दिया, लोगों को मार दिया गया और जो बचे उनको इतना वीक कर दिया कि वो विरोध ही ना कर सके। एक्चुअली जो फ्लोरिडा था वो स्पेन के कंट्रोल में था। स्पेन ने देखा कि फ्लोरिडा अब बच नहीं सकता, इसलिए 1819 में उसने फ्लोरिडा अमेरिका को दे दिया। अब जब फ्लोरिडा अमेरिका का हो चुका था, तब गवर्नमेंट ने सेमिनल लीडर्स को बुलाया और 1823 में उनसे मोल्ट्री क्रीक नामक जगह पर ट्रीटी साइन करवाई। ऑन पेपर बोला गया कि ये उनकी सेफ्टी के लिए है। रियलिटी में उनको बंदूक की नोक पर अपनी ऑलमोस्ट पूरी फ्लोरिडा की जमीन छोड़ने को मजबूर किया गया। उनको सिर्फ सेंट्रल फ्लोरिडा के स्वम्प्स में 4 मिलियन एकर्स दिए गए, जहां ना प्रॉपर खेती हो सकती थी, ना ट्रेड हो सकता था, ना फिशिंग, ना हंटिंग हो सकता था। उनसे उनकी कोस्ट, रिवर और फर्टाइल उपजाऊ जमीन सब छीन लिया गया। दरअसल ये एक इंडियन रिमूवल एक्ट का एक ट्रायल वर्जन था। एंड्रयू जैक्सन अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा था, जिसमें लिखा था, मैंने जनरल जॉन कॉफी को क्रीक टाउन डिस्ट्रॉय करने भेजा और उसने ये काम एलिगेंट स्टाइल में किया। 170 से ज्यादा इंडियंस मार दिए गए। अब मैं क्रीक नेशन के दिल तक मार्च करूंगा। एलिगेंट स्टाइल बोला गया जब वो नेटिव अमेरिकन्स को बेरहमी से मार रहे थे। इसी से उनकी बेशर्मी का अंदाजा लगा सकते हो। उस समय अलाबामा नामक जगह में क्रीक ट्राइब्स रहते थे। ये लोग अपनी जमीन पर फार्मिंग करते थे, टाउन्स बनाए हुए थे और अमेरिकन सेटलर्स के साथ ट्रेड भी होता था। लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं था कि इतनी रिच जमीन नेटिव लोगों के पास हो। इंडियन रिमूवल एक्ट 1830 पास होने के बाद प्रेशर और बढ़ गया। गवर्नमेंट का गोल क्लियर था, क्रीक लैंड को व्हाइट फार्मर्स और स्लेव प्लांटेशन के लिए खोलना था। इसलिए 1832 में क्रीक लीडर्स को कुसेटा में बुलाया गया, जो कि अलाबामा में है, और उनसे एक ट्रीटी साइन करवाई गई। उन्हें ऑन पेपर प्रॉमिस किया गया कि क्रीक्स अपनी जमीन छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें छोटी छोटी इंडिविजुअल प्लॉट्स मिलेंगी और जो चाहे वो अलाबामा में रह सकता है। सुनने में फेयर लगता है, पर ग्राउंड में सिस्टम डिजाइन था उनको लूटने के लिए। उस गवर्नमेंट ने लैंड को जल्दी से सर्वे कर दिया, व्हाइट सेटलर्स को एंट्री दे दी और क्रीक लोगों के प्लॉट्स पर कब्जा कर लिया गया। उन्हें जो छोटे छोटे प्लॉट्स अलॉट हुए थे, अमेरिकन उन्हें डरा धमका कर धोखा देकर सस्ते में खरीद ली। जब क्रीक लोग अपनी ही जमीन पर बेघर हो गए, जब भूख और गुस्सा बढ़ गया, कुछ ने रेजिस्ट किया, कुछ ने क्राइम किया, क्योंकि उनके पास सर्वाइव करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। इसको बहाना बनाकर 1837 में 15,000 से ज्यादा क्रीक्स को वेस्ट के तरफ खदेड़ दिया गया। स्मिथसोनियन के हिस्ट्रियन बताते हैं, यूएस प्रेसिडेंट फेक चीफ फॉर ए डे अपॉइंट करता था, मतलब एक फेक लीडर को अपॉइंट करता था जो ट्राइब को रिप्रेजेंट ही नहीं करते थे, और उनसे ट्रीटी साइन करवा लेते थे। बोजमैन ट्रेल एक रूट था जो डायरेक्टली लकोटा, सियोक्स, सिएनी और अरापाहो ट्राइब्स के हंटिंग ग्राउंड्स के बीच से गुजरता था। ये जमीन उन ट्राइब्स के लिए सिर्फ टेरिटोरी नहीं थी, ये उनकी जिंदगी थी। यही उनका बफेलो, उनका कल्चर और उनका इकोनॉमी था। अमेरिका ने बिना पूछे वहां फोर्ट्स बना दिए, सोल्जर्स भेज दिए और वैगन ट्रेन्स चला दिए। रेड क्लाउड, जो ओग्लाला लकोटा का एक पावरफुल लीडर था, इसको इन्वेजन समझा। उसने सेनी और अरापाहो के साथ मिलकर यूएस आर्मी के खिलाफ फुल स्केल वार चला दी। 2 साल तक नेटिव वॉरियर्स ने यूएस आर्मी को बोजमैन ट्रेल से भगा के रखा। ये उन रेयर मोमेंट्स में से था जब अमेरिका को नेटिव लोगों ने बैटलफील्ड में हरा दिया। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इस जगह को फोर्स से लेना महंगा पड़ेगा, इसलिए 1868 में फोर्ट लेरेमी में एक ट्रीटी साइन हुई। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया कि ब्लैक हिल्स और आसपास का पूरा एरिया सियोक्स नेशन का होगा। इसको अनसीडेड इंडियन टेरिटरी बोला गया, जिसका मतलब ये लैंड सिर्फ और सिर्फ नेटिव का है। 1874 में जनरल कस्टर ने ब्लैक हिल्स में गोल्ड डिस्कवर किया। जैसे ही ये न्यूज आई, व्हाइट अमेरिकन ट्रीटी तोड़कर उस लैंड में घुस गए और सियोक्स को रिजर्वेशन में डाल दिया गया, मतलब उन्हें छोटी सी जमीन में ढकेल दिया गया। ब्लैक हिल्स, जो उनका सेक्रेट लैंड था, हमेशा के लिए उनसे छीन लिया गया। 1778 से 1871 के बीच अमेरिका ने 368 ट्रीटी साइन किए इंडिजिनियस नेशन के साथ। ऑलमोस्ट सब अनइक्वल रहा।
चिरोकी, चोक्ताओ, चिक्सो, क्रीक, सेमिनल, ये ट्राइब जो है यूरोपियंस के तौर तरीके अपनाने लगे थे, बिल्कुल यूरोपियंस की तरह जीने लगे थे। इन्होंने रिटन लॉज बनाए, क्रिश्चियनिटी एडॉप्ट की, स्कूल और न्यूज़पेपर चलाए, यूएस स्टाइल गवर्नमेंट बनाए और कुछ लोगों ने तो स्लेव्स तक रख लिए थे। उनका बिलीफ था कि अगर वो लोग भी व्हाइट अमेरिकन जैसे बन जाए तो शायद उन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो गलत थे। 1830 में एंड्रयू जैक्सन प्रेसिडेंट बन चुके थे। जैसे ही इंडियन रिमूवल एक्ट पास हुआ, उन 5 सिविलाइज्ड ट्राइब के साथ भी वही किया जो बाकियों के साथ किया। अमेरिका को इनकी जमीन चाहिए थी कॉटन प्लांटेशन और स्लेवरी के लिए, क्योंकि यह लैंड परफेक्ट था कॉटन फार्मिंग के लिए। 1800s के अमेरिका में एक ही लाइन चल रही थी, कॉटन इज किंग, क्योंकि उस समय कॉटन का वैल्यू आसमान छू रहा था। इंडियन रिमूवल एक्ट 1830 लॉ कहता था रिमूवल वॉल्यूंटरी, अपनी मर्जी से और फेयर होनी चाहिए। रियलिटी में आर्म्स, गन्स, बेयोनेट के इस्तेमाल होते थे। 1838 to 1839 प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन 15,000 चिरोकीज को बंदूक की नोक पर स्ट्रॉन्ग फेंस के बाउंड्री में बंद कर दिया गया, बिल्कुल किसी भेड़ बकरियों की तरह। फिर 1000 to 1200 माइल्स वेस्ट की तरफ, आज के जो ओक्लाहोमा है, वहां तक मार्च कराया गया, जिसे वो लोग इंडियन टेरिटरीज कहते थे। लगभग 4 महीने तक चले थे ये मार्च। ठंड, हार्श वेदर कंडीशन, भूख, डिजीज, सर्दी के चलते 5000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब शामिल थे। ट्रेल ऑफ टीयर्स कोई जर्नी नहीं थी, ये अमेरिका का सबसे लंबा फ्यूनरल मार्च था। चिरोकी इस जर्नी को कहते हैं नूना डाउल इसुनी, द ट्रेल वेयर वी क्राइड। फ्रांसिस पर्कमैन 19th सेंचुरी का फेमस अमेरिकन हिस्टोरियन अपनी बुक द कॉन्स्पिरेसी ऑफ पोंटिएक में ये तक कह दिया कि द इंडियन वाज टू बी एक्सटरमिनेटेड और सिविलाइज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। इसका सिंपल मतलब है इंडियन को या तो मारकर खत्म करना था या उसकी पहचान मिटाकर। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ कुछ टाइप्स के लोग जंगलों, पहाड़ों और स्वाम्स में छुप गए। यूएस उनको बदलने को सोचा। नेटिव बच्चों को जबरदस्ती बोर्डिंग स्कूल्स भेज दिया गया, उनके बाल काट दिए गए, उनकी लैंग्वेज बैन कर दी गई, उनकी रिलीजन बैन कर दिया गया, उनको सिखाया गया कि तुम्हारी कल्चर गंदी है। एक ऑफिशियल लाइन थी, किल द इंडियन एंड सेव द मैन, मतलब बॉडी रहने दो पर आइडेंटिटी खत्म कर दो। अमेरिका ने अपनी हिस्ट्री को हमेशा इनोसेंट एक्सपांड के रूप में दिखाया है। दरअसल अमेरिकन गवर्नमेंट ने हिस्ट्री को व्हाइट वॉश किया। एजुकेशन, मूवीज के जरिए उनका और नेटिव्स का रिलेशन काफी अच्छा दिखाया गया है। सच्चाई यही है कि अमेरिका इन नेटिव्स अमेरिकन्स की कब्रों के ऊपर खड़ा है।